27 सितंबर 1989 को एवियंका 203 एक रूटीन फ्लाइट के लिए बोगोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलंबिया के लिए अपनी उड़ान भरने को तैयार होता है। सुबह 7:13 पर बोइंग 727 के व्हील रनवे से टेक ऑफ होते हैं और 5 मिनट बाद ही अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड के आधे डिस्टेंस यानी कि 13,000 फीट तक पहुंच जाता है। प्लेन का कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बोलता है, टेक ऑफ वेंट स्मूथली, लेकिन इस प्लेन के पैसेंजर अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि सुबह 7:18 पर विमान के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के जोर से प्लेन का टेल नोज से अलग हो जाता है, जिससे प्लेन के दोनों हिस्से आग की लपेट में आकर धरती की ओर तेजी से गिरने लगते हैं। जमीन पर खड़े 3 लोग अचानक से आसमान की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि आसमान से आग की बारिश हो रही है और देखते ही देखते उन 3 लोगों के साथ 110 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, आतंकवाद का यह घिनौना काम करने वाले शख्स का नाम था पाब्लो एस्कोबार, जिसे कोलंबियन ड्रग लॉर्ड और कोकीन किंग भी कहा जाता था। हालांकि पाब्लो का टारगेट प्लेन में सवार सिर्फ ये एकमात्र व्यक्ति ही था जिसका नाम था सीजर गेवेरिया ट्रूजिलो, लेकिन पाब्लो उस एकमात्र टारगेट को अचीव करने के लिए प्लेन में सवार सभी 107 लोगों को मौत के मुंह में भेजने को तैयार था और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि गेवेरिया ने आखिरी मिनट में अपनी उड़ान कैंसिल कर दी थी। तो अब सवाल है कि आखिर पाब्लो एस्कोबार कौन था और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था जिसकी वजह से पाब्लो ने पूरे के पूरे प्लेन को ही उड़ा दिया। तो आइए बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। Escobar, who had the blood of hundreds on his hands, died almost defenseless. This killing is the biggest single blow to international drug trafficking in a decade. Take my word for it, this scourge will stop. दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत होती है साल 1949 से, जब साउथ अमेरिका के कोलंबिया के मेडेलिन शहर के पास एक कस्बे में पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया का जन्म होता है। पाब्लो का बचपन गरीबी में गुजरता है, लेकिन पाब्लो का सपना था कि एक दिन पढ़ लिख कर वो देश का राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने का यह सपना उसे देश की संसद तक लेकर गया, लेकिन उस रास्ते नहीं जैसा उसने सोचा था। हालांकि उसने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन पैसों की कमी के चलते बीच में ही उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। क्योंकि पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें बेचा, गांजे की सप्लाई की और फर्जी लॉटरी के टिकट भी बेचे और कारों की चोरियां भी की। और यहीं से शुरुआत होती है पाब्लो के क्रिमिनल कैरियर की। इसके तहत 20 से 21 साल की उम्र में पाब्लो ने पहला बड़ा कारनामा किया। इस दौरान उसने एक अमीर आदमी को अगवा किया और फिरौती में $1,00,000 यानी कि लगभग 4 करोड़ रुपए की मांग की, जिसमें वो सफल भी हो गया। हालांकि ये 1970 का दशक था और कोलंबिया में कोकेन का धंधा जोर पकड़ने लगा था और फिर पाब्लो ने कोकीन के धंधे में एंट्री की। इसी बीच 1975 में एस्कोबार ने अपने कोकीन के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी के एक सौदे के लिए स्वयं एक विमान उड़ाया। फिर उसने इस विमान को तोड़ दिया और इसे हेसियंदा नेपोल्स में अपने एक पशु फार्म के दरवाजे के ऊपर लटका दिया। इसी दौरान 1975 में एक जाने माने मेडेलिन डीलर फेबियो रेस्ट्रेपो की हत्या जाहिर तौर पर एस्कोबार द्वारा कर दी गई और बाद में रेस्ट्रेपो के सभी आदमियों को सूचित किया गया कि वे अब पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करते हैं और जल्द ही उसने एक बड़ी गैंग तैयार कर ली। इसी बीच साल 1976 में एक पुलिस वाले ने उसे 39 किलो कोकेन के साथ पकड़ा, लेकिन पाब्लो ने जज को रिश्वत देकर अपनी रिहाई खरीद ली। इसके बाद पाब्लो ने एक रूल अपनाया जिसने पूरे साउथ अमेरिका को हिलाकर रख दिया और वो रूल था प्लाटा ओ प्लोमो, यानी सिल्वर और लेड। इसका मतलब या तो रिश्वत लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह उसने न सिर्फ पुलिस वालों और सरकारी नौकरों को अपने पाले में किया, बल्कि सरकार के कई मंत्रियों और सांसदों को भी चंदा देकर खरीद लिया। इसी बीच साल 1978 तक उसका एक बड़ा ड्रग कार्टेल तैयार हो चुका था जिसका नाम था मेडेलिन कार्टेल। इस कार्टेल ने अमेरिका में कोकेन की सप्लाई शुरू की और जल्द ही अमेरिकी कोकेन कारोबार के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके तहत उसने प्लेन के टायरों में कोकेन को छुपाकर स्मगलिंग करना शुरू कर दिया और इसके लिए एस्कोबार ने पायलटों को पर फ्लाइट $5,00,000 तक दिया। ये सब इस बात पर डिपेंड करता था कि कोकेन कितना किलो है और एक सप्ताह में एक उड़ान से पाब्लो को $1 मिलियन का शॉकिंग बेनिफिट होने लगा। जल्द ही उड़ानें 3 गुनी हो गयी और उसने अपनी कोकीन को तेजी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 छोटी रिमोट कंट्रोल पनडुब्बियों को भी एम्प्लॉयड कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक जरिया था और भी कई तरीके थे जिसके तहत पाब्लो के आदमी कोकेन को पानी में घोलकर उस पानी में जिंस डुबा देते थे। फिर इस जिंस को सुखाकर एक बक्से में बंद करके अमेरिका भेज दिया जाता था और अमेरिका में एक आदमी इस जिंस को एक विशेष लिक्विड में डालता था जिससे कोकेन जिंस से निकलकर पानी में घुल जाता
जाता था और फिर उस कोकेन को उस लिक्विड से अलग कर लिया जाता था। ये तरीका लंबे समय तक चला, लेकिन फिर अमेरिकी अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। तब पाब्लो के आदमियों ने एक दूसरा तरीका इजाद किया, जिसके तहत जिन डिब्बों में जींस भेजी जाती थी उन्हें कोकेन के पानी में डुबाया जाने लगा, जिसके कारण जब अधिकारी जींस निकालकर उसमें कोकेन ढूंढने की कोशिश करते थे और डिब्बे को फेंक देते थे, इसके बाद पाब्लो के आदमी उन डिब्बों को कूड़े से इकट्ठा करते थे और उनमें से उसी तरह से फिर से कोकेन निकाल लेते थे जैसे जींस से निकालते थे। ऐसे तरीकों से उसने इतना पैसा बनाया कि महज 5 साल के अंदर कोलंबिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। साथ ही एस्कोबार ने 5000 एकड़ में फैला नेपल्स स्टेट नाम का एक आलीशान स्टेट तैयार किया, जिसमें उसका परिवार रहने लगा। ये पैसा वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता था, बल्कि उसने अपने शहर मेडेलिन के विकास में उसने जमकर खर्चा किया। रोडें बनवाई, हॉस्पिटल बनाए, बिजली के खम्भे लगवाए और फुटबॉल के बड़े बड़े मैदान भी बनवाए। इतने खर्चे के बाद भी उसका कार्टेल इतना पैसा कमा रहा था कि उसे खर्च करना असंभव था। अपने पैसों के बल पर पाब्लो एस्कोबार ने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली थी कि कोलंबिया में कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। लेकिन फिर 1979 में हुई एक ट्रीटी से उसके सर पर खतरा मंडराने लगा। ये ट्रीटी अमेरिका और कोलंबिया की सरकार के बीच हुई थी। इसके तहत कोलंबिया के ड्रग माफियों को गिरफ्तार कर अमेरिका को सौंपा जाना था। ये ट्रीटी एस्कोबार और बाकी ड्रग कार्टेल्स के लिए खतरा थी, इसलिए 1979 से 1982 के बीच इस ट्रीटी को लागू होने से रोकने के लिए पाब्लो ने पूरा जोर लगा दिया, जिसके कारण ट्रीटी के समर्थक कई नेताओं की हत्या हुई, किडनैपिंग का दौर चला, आगजनी हुई, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया। 1982 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी लागू हो गई। ये देखकर पाब्लो ने एक दूसरा रास्ता चुना और वो रास्ता था राजनीति का। 1982 में पाब्लो कोलंबियन लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा हुआ और चुनाव जीत भी गया। पाब्लो अब देश का राष्ट्रपति बनने के सपने देखने लगा। चुनाव जीतने का एक फायदा ये भी हुआ कि उसे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी से विशेष छूट मिल गई, लेकिन साथ साथ एक नई मुसीबत ने भी उसका पीछा शुरू कर दिया। पाब्लो की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। जिस रोज पाब्लो सदन में पहली बार दाखिल हुआ, कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो बोनीला ने अपने भाषण में उसे खूब खरी खोटी सुनाई। पाब्लो का ड्रग का धंधा सामने होकर भी सबकी आंखों से ओझल था। ऐसे में रॉड्रिगो ने एक पुराने केस की मिसाल दी, जिसमें पाब्लो पहली बार 39 किलो कोकेन के साथ पकड़ा गया था और उस केस में वो घूस देकर छूट निकला था। रॉड्रिगो बोनीला ने उस केस को दोबारा खोलने की बात कही। कुछ दिनों में इस केस की खबर अखबारों में भी छपने लगी। एस्कोबार इस अनचाहे अटेंशन से परेशान हो उठा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि मेडेलिन में जितने अखबार छपते हैं उनकी सारी कॉपियां उठा ली जाए। ऐसा कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर एक रोज अखबार में ऐसी खबर छपी जिसने पाब्लो की निजी जिंदगी में भूचाल खड़ा कर दिया। एक अखबार ने छापा कि पाब्लो का न्यूज चैनल की एक मशहूर एंकर से अफेयर चल रहा है। ये खबर पढ़कर पाब्लो की पत्नी बहुत नाराज हो गई और उसने तलाक देने का मूड बना लिया। इसके बाद एक और बुरी खबर आई, जिसमें कोलंबिया संसद की मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पाब्लो को एक्सट्रेडिशन से मिलने वाली छूट हटा दी गई। पूरे हंगामे से पाब्लो का दिमाग खराब हो गया और गुस्से में आकर उसने अपने राजनीतिक करियर को रिजाइन कर दिया। और फिर इसके बाद पाब्लो का एक नया रूप देखने को मिला, जिसने अगले 5 सालों तक पूरे कोलंबिया में कोहराम मचा दिया। सबसे पहले पाब्लो ने जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो बोनीला को निशाना बनाया। उसके आदमियों ने बोनीला की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पाब्लो ने कोलंबिया के एक क्रांतिकारी गुरिल्ला समूह M19 से हाथ मिला लिया और उन्हें पैसों से जमकर मदद दी। पाब्लो के इशारे पर नवंबर 1985 में एक रोज M19 के हथियारबंद लड़ाकों ने कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और करीब दर्जन भर जजों सहित 300 लोगों को बंदी बना लिया। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति बेलिसारियो बेटानकूर से मांग की कि अमेरिका के साथ ट्रीटी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन M19 की मांग तो नहीं मानी गई। लेकिन सेना के साथ लड़ाई में 100 निर्दोष लोगों और सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की जान चली गई। इस घटना से पाब्लो एस्कोबार को 2 फायदे हुए। पहला, M19 ने कोलंबिया ड्रग ट्रेड की जांच से जुड़े सारे दस्तावेज जला डाले। दूसरा फायदा ये हुआ कि 1986 में हुए चुनाव में पाब्लो के दुश्मन बेलिसारियो बेटानकूर की भी कुर्सी चली गई। 1986 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति वर्हिलियो बार्को बने। उन्होंने भी पिछली सरकार की तरह ड्रग ट्रेड के खिलाफ कड़ा रुख रखा। उन्होंने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया, जिसमें पाब्लो के शहर मेडेलिन से एक भी आदमी नहीं था। इस फोर्स को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई और इसका इकलौता काम था ड्रग माफिया को खत्म करना। इस फोर्स ने पाब्लो के लोगों की गिरफ्तारी शुरू की और उसके ठिकानों पर छापा मारना
मारना भी शुरू किया। पाब्लो ने बदले में स्पेशल फोर्स के 300 लोगों को मरवा डाला। इस फोर्स के एक मेंबर को मारने पर वो करोड़ों रुपए देता था। स्पेशल फोर्स ने 2 साल तक पाब्लो का पीछा किया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसी समय पर पाब्लो एक और मुसीबत से गुजर रहा था। हुआ ये कि कोलंबिया में पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल के अलावा एक और बड़ा कार्टेल काम कर रहा था, जिसका नाम था केली कार्टेल। कई सालों से इस कार्टेल के पाब्लो से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन फिर व्यापार में बड़े हिस्से को लेकर दोनों संगठनों में लड़ाई हो गई और केली कार्टेल पाब्लो की जान का दुश्मन बन गया। पाब्लो के परिवार को निशाना बनाने के लिए एक बार उन्होंने उसके घर के आगे खड़ी गाड़ी में विस्फोट कर दिया, जिसके बाद बचने के लिए पाब्लो को पहली बार अपने परिवार सहित अंडरग्राउंड जाना पड़ा। इसी दौरान एक रोज जब पाब्लो की बेटी को ठंड लग रही थी, तो उसने आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियों को ढूंढना चाहा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं दिखा तब उसने आग जलाने के लिए करोड़ों डॉलर की गड्डियां स्वाहा कर दी। बहरहाल अंडरग्राउंड रहते हुए भी पाब्लो अपने मिशन में लगा रहा। इसी बीच 1979 में सीजर गेवेरियो ट्रूजिलो नाम के एक नेता कोलंबियन फ्लाइट 203 में ट्रेवल करने वाले थे और ट्रूजिलो की अगले चुनाव में जीतने की उम्मीद लगाई जा रही थी और वो ड्रग ट्रेड के खिलाफ कड़ा रुख रखते थे। इसलिए उनको मारने के लिए पाब्लो ने उस प्लेन को अपना टारगेट बनाया, लेकिन उस रोज उन्होंने आखिरी समय में अपना प्लान चेंज कर दिया, जिसके चलते उनकी जान बच गई और साल 1990 में हुए चुनावों में ट्रूजिलो राष्ट्रपति बने और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, 1991 में कोलंबिया का नया संविधान बना, जिसकी खास बात ये थी कि अमेरिका से हुई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को खारिज कर दिया गया। ऐसा करने के लिए पाब्लो ने सांसदों में घूस दी थी। दूसरी बड़ी घटना ये थी कि संविधान बदलते ही पाब्लो ने सरकार को प्रस्ताव दिया कि वो सरकार के साथ अपनी लड़ाई रोक देगा, बशर्ते उसके परिवार को सुरक्षा मिले। उसने खुद की गिरफ्तारी की पेशकश भी की, लेकिन इसमें एक पेश था। उसकी शर्त थी कि वो अपने लिए जेल खुद बनाएगा। सरकार ने उसकी मांग मान ली और 19 जून 1991 के रोज पाब्लो एस्कोबार की गिरफ्तारी हुई। उसके लिए मेडेलिन के ठीक बाहर एक पहाड़ी के ऊपर एक बेमिसाल बिल्डिंग बनाई गई, जो बाहर से दिखने में जेल की तरह दिखती थी, लेकिन अंदर उसमें तमाम सुविधा के साधन थे। बार था, पूल टेबल थी, आलीशान कमरे थे, नहाने का पूल था, खेलने के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड था, यहाँ तक कि अपना प्राइवेट जू था, जिसमें रखे हुए जानवर ऐसे थे जो कोलंबिया में कहीं नहीं पाए जाते थे। और इस जेल से 1 साल तक पाब्लो एस्कोबार ने अपना ड्रग का साम्राज्य चलाया, लेकिन कोलंबिया में होने वाली मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा था, जिसके चलते सरकार परेशान थी। एस्कोबार की हिमाकत यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि एक बार अपनी ही जेल में पुलिस वालों के सामने उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। उधर पाब्लो पर कोई रोक न लगती देख कोलंबिया की सरकार ने अंततः अमेरिकी सरकार से मदद मांगी, जिसके तहत अमेरिका ने पाब्लो को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स कोलंबिया भेजी। पुलिस पाब्लो को पकड़ने के लिए उसकी जेल में दाखिल हुई, लेकिन एक सिगरेट सुरंग के रास्ते पाब्लो भाग निकला और अगले 1.5 साल तक वो यहाँ वहाँ छिपता रहा। तब तक पाब्लो के कई दुश्मन तैयार हो चुके थे, जिसमें कोलंबिया की सरकार, अमेरिका की सरकार और लास पेपेस नाम का एक संगठन भी शामिल था। लास पेपेस उन लोगों का संगठन बना था जो पाब्लो द्वारा मारे गए आम लोगों का बदला लेना चाहते थे। इस संगठन ने पाब्लो के छुपने के तमाम ठिकाने बंद कर दिए, जिससे बचने के लिए पाब्लो अपनी एक दूर की आंटी के घर में छुप गया। फिर आई 1 दिसंबर 1993 की तारीख। उस रोज पाब्लो का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लंबे समय से वो अपने परिवार से नहीं मिला था। उसे डर था कि विरोधी गैंग के लोग उसके परिवार को मार देंगे, इसलिए उसने उनकी जर्मनी जाने की व्यवस्था की, लेकिन जर्मन सरकार ने उसकी पत्नी और बच्चों को वापस लौटा दिया। इस घटना से मायूस होकर उस रोज पाब्लो ने अपने बेटे को फोन किया ताकि उनकी खैर खबर ले सके। पहले तो उन्होंने पुलिस के डर से फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर जरूरी बात होगी सोचकर फोन उठा लिया। पुलिस उनका फोन टेप कर रही थी। इस कॉल से उन्होंने पाब्लो की लोकेशन का पता लगा लिया और उसके ठिकाने तक पहुंच गई। पाब्लो ने कमरे से निकलकर छत के रास्ते भागने की कोशिश की और उसने पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन वापसी फायरिंग में वो मारा गया और यहीं पर पाब्लो एस्कोबार की कहानी का अंत हो गया। कोलंबिया के लिए वो एक ड्रग माफिया था, लेकिन उसके शहर मेडेलिन के लोग उसे भगवान मानते थे। उसकी आखिरी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और उसके घर और रहने के बाकी ठिकाने आगे जाकर टूरिस्ट स्पॉट्स में तब्दील हो गए, जहां आज भी लोग ये सोचकर जाते हैं कि शायद उन्हें एस्कोबार के खजाने का कोई हिस्सा कहीं गड़ा मिल जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि एस्कोबार बहुत रईस था, लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि उसके पास जितनी
दौलत थी उसकी 1/2 रकम भी उसके पास होती तब भी वो रईस की ही कैटेगरी में आता, क्योंकि पाब्लो की एक दिन की कमाई $60 मिलियन यानी कि लगभग 400 करोड़ रुपए थी। ये सब पैसा आता था कोकेन के धंधे से। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार की अनुमानित संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। उसके पास नोटों की इतनी गड्डियां थी कि उन्हें बांधने के लिए जरूरी रबड़ बैंड खरीदने में ही हर हफ्ते 65,000 रुपए खर्च हो जाते थे और रखने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाती थी और नोट छिपाने के लिए जमीन में गड्ढे तक करवाने पड़ गए थे। इतना ही नहीं, पाब्लो को अपने पैसे घरों की दीवारों में छिपाना पड़ गया। इनमें से कुछ पैसे के ढेर चूहे तक खा जाया करते थे या पानी के सीपेज के कारण खराब हो जाते थे, जिसके कारण उसकी ईयरली इनकम का 10% यानी कि $2.1 मिलियन का नुकसान हो जाता था। दोस्तों, ये सब हिस्से हैं उस शख्स की कहानी के जो अपने वक्त में दुनिया का 7वां सबसे अमीर शख्स था और ये शोहरत उसे हासिल हुई थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नाक के नीचे से एक सफेद पाउडर पहुंचाकर, और इसी के चलते उसका नाम पड़ा कोकेन किंग। उसके पास इतना सारा पैसा था कि उसकी मौत के 30 साल बाद भी ये पैसा जहां तहां निकलता रहा, और ऐसा हुआ भी। साल 2020 में पाब्लो के भतीजे निकोलस को उसके एक पुराने घर में $18 मिलियन यानी कि 148 करोड़ रुपए भी मिले। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।